नमस्कार दोस्तों, मैं ललित द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका एग्जा स्टडी नाइन। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य डिस्कशन की जा रही थी। इसकी 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। आप लोग जाके इसको एंजॉय करके और देख सकते हैं। दोस्तों, हम लोग आदिकाल डिस्कशन कर रहे थे। आदिकाल में यह दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, उसके 35 प्रश्न डिस्कशन कर चुके हैं। 35 प्रश्न डिस्कशन तो कर चुके हैं, लेकिन हम लोग 200 प्रश्न आदिकाल से संबंधित डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि आदिकाल आप सभी को पता है कि यह चैप्टर बड़ा है। चैप्टर यह दूसरा है, क्योंकि हिंदी साहित्य का हम लोग इतिहास डिस्कशन कर चुके हैं। हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया गया है। पहला काल है आदिकाल, उसी को डिस्कशन कर रहे हैं। दूसरा है भक्तकाल, इसके बाद में भक्तकाल डिस्कशन किया जाएगा। तीसरा रीतिकाल डिस्कशन किया जाएगा। चौथा आधुनिक काल, क्योंकि आधुनिक काल से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं और इसमें कालों का विभाजन भी किया गया है, तो उसको हम लोग बारीकी से देखेंगे। और इससे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखेंगे। कम से कम 400 प्रश्न देखेंगे सिर्फ आदिकाल के। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, जिससे क्या मुझे मनोबल मिलता रहेगा। तो आप सभी के लिए नए नए इनिशिएटिव इस चैनल के माध्यम से चलाए जा सकते हैं। जैसे कि प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर आप सभी का चलाया जाएगा। एक भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप सभी को। कम से कम तो 100 प्रैक्टिस सेट करवा दिए जाएंगे। हालांकि मेरा तो टारगेट है 150 प्रैक्टिस का, लेकिन 100 प्रैक्टिस सेट कहीं नहीं गए, क्योंकि मुझे नोट्स भी डिस्कशन करना होगा। और यह घटना चक्र की बुक हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, आप सभी को पता है। तो यह डिस्कशन जो घटना चक्र की बुक है, खरीदनी नहीं पड़ेगी आप सभी। अगर जानना चाहें तो मार्केट में ले आइए, नहीं तो इस चैनल के माध्यम से आप सभी को डिस्कशन की जाएगी और बारीकी से डिस्कशन की जाती है। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को एक एक क्वेश्चंस का एक्सप्लेन भी डिस्कशन किया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग बने रहिए चैनल पर और चैनल को लाइक किया करिए और सब्सक्राइब किया करिए। चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में यह चैनल आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों डिस्कशन की तरफ, देर न करते हैं, क्योंकि बीच बीच में भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन कुछ ना कुछ करते रहेंगे। दोस्तों, कल हम लोगों ने छोड़ा कहाँ से था? 36 नंबर प्रश्न से छोड़ा था। 35 नंबर हो गया था प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न भी इसी से संबंधित था कि कवियों में कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं। सिद्ध कवियों में कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं? तो सरहपा माने जाते हैं। यही प्रश्न पीछे था, ठीक उसी केवीएस में पूछा गया प्रश्न था 35 नंबर प्रश्न, और वही रिपीट कर दिया तक गया था बीपीएससी टीजीटी में। तो सोच लीजिए रिपीटेड कितना टीजीटी पूछता है। तो आप लोग अगर यह घटना चक्र कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोगों को कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों के मोर देन सफिशिएंट प्रश्न आ जाएंगे। बचेगा 40 नंबर का जो सेक्शन होता है, उसकी भी प्रैक्टिस इतनी करवा दी जाएगी कि आप लोग 8 नंबर मैथ छोड़ दीजिए, क्योंकि 8 नंबर मैथ हम लोग नहीं करवा सकते डिस्कशन। मेरे पास में डिजिटल बोर्ड नहीं, और दूसरी बात जिस इक्विपमेंट से मैं पढ़ाता हूँ उस पर मैथ्स नहीं लगाई जा सकती। तो 32 नंबर को जो आप लोगों का जीएस सेक्शन है वह कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और 32 में अगर आप लोग प्रैक्टिस करके जाते हैं जितना करवा दिया जाता है, 28 प्रश्न कहीं नहीं गए आप सभी के। 8 प्रश्न आप लोग देख लेना, आप लोग बुक खरीद लाना, उसका प्रीवियस से प्रैक्टिस हम ही करा देंगे। नहीं तो अगर जैसे भी हो सकता है करवा देंगे। डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन व्हाइट बोर्ड पर करवा दिया जाएगा, लेकिन करवा दिया जाएगा। तो आप लोग 40 में से 32 प्रश्न, 36 प्रश्न, 35 प्रश्न तक करके आएंगे, ये वादा है इस चैनल का। तो दोस्तों, 37वां प्रश्न है, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? तो वही सरहपा थे, क्योंकि इनको माना जाता है सिद्धों का प्रथम कवि माना जाता है। सरहपाद को, यह 38 नंबर प्रश्न देख लीजिए। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना है? तो पंडित राहुल शंकरत्यायन जी ने माना है। अगर आप सभी को कुछ ना याद आए कभी, और आप लोग हिंदी साहित्य में सिद्ध कवियों को पढ़ रहे हैं, तो अगर नहीं कुछ याद आ रहा तो पंडित राहुल शंकरत्यायन जी को मार देना। मोर प्रॉबली चांसेस रहेंगे कि आप सभी के सही हो जाएगा प्रश्न। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो प्रथम कवि सिर्फ किसे स्वीकार किया है? सरहपा को स्वीकार किया। देख लीजिए कितनी बार रिपीटेड प्रश्न है। टीजीटी 2004, टीजीटी परीक्षा 2016 का है, मतलब 12-12 साल बाद रिपीटेड हो जाता है प्रश्न। तो इसका भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यह कब रिपीट होगा। यह टीजीटी 2009 का प्रश्न है। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? देख लीजिए सरहपा है। तो टीआरई में अगर रिपीट हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब कहीं रिपीट होते हैं प्रश्न, ऐसा नहीं इसी में रिपीट हुआ। तो दोस्तों, हम लोग आ जाते हैं 41 नंबर प्रश्न पर। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, ठीक है। कभी माना है, किसने माना है, ये पूछ रहा है। तो राम कुमार वर्मा जी ने माना है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि। तो यह आ जाता है। अगर सिद्धों में हिंदी का प्रथम, सिद्धों में हिंदी का प्रथम कवि पूछा जाए तो आप लोग लगाएंगे क्या? सरहपा। अगर स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है किसने? तो राम कुमार वर्मा ने माना है स्वयंभू को, ठीक है। बस इतना याद रखना। और पीजीटी 2009 का प्रश्न है। अब यह देख लीजिए, सहजयान के प्रवर्तक हैं, यहाँ पर आ जाइए। 42 नंबर प्रश्न है, सहजयान के प्रवर्तक हैं कौन है?
सरहप्पा हैं। कौन है? सरहप्पा हैं। शाहजहां के प्रवर्तक सरहप्पा हैं। चलिए दोस्तों, याद रखना बिल्कुल, शाहजहां के प्रवर्तक हों या सिद्धों के प्रथम कवि हों तो आप सभी सरहप्पा जी को लगाना। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं, तो यह बताना है। वज्रयान में आकार महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ है। दूसरा ऑप्शन है नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। सिद्धों की बानियाँ सांकेतिक नहीं है। ठीक, तो सिद्धों की बानियाँ सांकेतिक नहीं है, तो सिद्धों की बानी ये देख लीजिए कहाँ का प्रश्न पूछा गया है। बीपीएससी पीजीटी का प्रश्न है, 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है? वज्रयान में आकार महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ है, ये सही है। ठीक है, और दूसरा सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, ये भी सही है। ठीक है, बानियाँ सांकेतिक नहीं है, सांकेतिक बानियाँ हैं, क्योंकि शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, इनकी बानियाँ ही सांकेतिक बानियाँ हैं। ठीक, ये मान के चलिए, आप लोग मान के नहीं चलिए, यही होता ही है। चलिए दोस्तों, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आप सभी इसके बक्से में जो चीज़ें बंद है वो भी देखिए, और धीरे धीरे करके आप सभी का हिंदी साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। सिद्धों से संबंधित आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन हैं। नंबर 1, वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ है। तो वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ है, बिल्कुल याद रखना, रामचंद्र शुक्ल जी के कथन है। दूसरा है सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। ये दोनों कथन उनके सही थे, 1-3 बताया तो था, वही सही है। ठीक है, सिद्ध साहित्य है, सिद्ध साहित्य का उद्भव बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से हुआ, यह आप सभी को पता होना चाहिए। डायरेक्ट प्रश्न बनता है, सिद्ध साहित्य का उद्भव बौद्ध धर्म के किस शाखा से हुआ? तो वज्रयान शाखा से हुआ है। ठीक, सिद्धों में सबसे पुराने सरहप्पा, देख लीजिए, ये सरहप्पा जी बार बार पूछे जाते हैं, इनको याद करके आप लोग रट लेना, चाहे जैसे भी हो, सरहप्पा जी को बिल्कुल भूलना नहीं है। कुल संख्या सिद्धों की 84, जिसमें 4 महिलाएं हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, योगिनी जिन्हें बोलते हैं। संध्या भाषा, जिसे संध्या भी कहते हैं, कहलाती है। इनकी भाषा क्या है? संध्या या संध्या भाषा है। इसमें सांकेतिक शब्द प्रयुक्त होते हैं। कौन से सांकेतिक शब्द प्रयुक्त होते हैं सिद्ध साहित्य में? चलिए, 44 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। आप लोग आंसर दीजिए 44 नंबर। ये जो यहाँ पर लिखा है उत्तर, इसको मत देखा करिए। आप लोग मान के चलिए, आप सभी के प्रश्न अगर क्लियर हो रहे हैं तो आप लोग इसको मत देखिए। ठीक है, तो सिद्ध हम चाहें तो मिटा सकते हैं, लेकिन नहीं मिटाते। कारण ये है कि जो जेन्युइन चीज़ें वो दिखनी चाहिए घटना चक्र की। ऐसा तो है नहीं मैं अलग से क्वेश्चन बना के लाऊंगा फ्रेम करके, क्योंकि अभी पीपीटी नहीं बना पा रहा हूँ। आप सभी को पता है सब्सक्राइबर की भी कम है, और सब्सक्राइबर जब बढ़ जाएंगे और थोड़ा कुछ हो जाएगा सही, तब पीपीटी बनाकर आप सभी को डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा। तो उस पर लिखते नहीं बनता है व्हाइट बोर्ड पर। मैंने प्रयास भी किया था लेकिन बना नहीं, तो मैंने सोचा चलो अब बुक से ही धीरे धीरे डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद में कभी बनेगा तो आप सभी का डिजिटल बोर्ड लेकर उस पर डिस्कशन किया जाएगा। क्योंकि हिंदी साहित्य आप लोगों के उन हाथों में है जो हिंदी साहित्य कंप्लीट करवा देगा आप सभी की। ठीक, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई? तो आप सभी को बताना है। तो सरहप्पा जी को आप लोग देख लीजिए, DSSB PGT 2021 में प्रश्न यही रिपीटेड है, तो किसी भी टाइप से रिपीट हो सकता है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, सिद्धों की वज्रयान शाखा में ही 84 सिद्धों की परंपरा प्रारंभ हुई, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, राहुल शंकरत्यायन के अनुसार तिब्बती सिद्धों की परंपरा सरहप्पा से प्रारंभ हुई और नरोपा से पूरी हुई। ठीक, तो सरहप्पा से प्रारंभ हुई, नरोपा से पूरी। बस डायरेक्ट यही प्रश्न पूछ लिया जाता है, बार बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना। और भाषा इनकी संध्या भाषा, आप सभी को बार बार रिपीटेड है, संध्या भाषा है। बौद्ध धर्म के विकृत रूप से उद्भव। ठीक, सिद्ध क्या हुए? बौद्ध धर्म के विकृत रूप से उनका उद्भव हुआ। और श्री पर्वत इनका प्रधान केंद्र है, श्री पर्वत इनका प्रधान केंद्र है। और रचनाएं दोहा कोश, चर्यापद। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। सिद्धांत चर्चा के ग्रंथ, अब यहाँ पर आ जाइए, सिद्धांत चर्चा के ग्रंथ साधना समुच्चय, आदि कर्म प्रदीप, ठीक है, मंजूश्री, मूल कल्प, यह इनके सिद्धांत चर्चा के ग्रंथ हैं। याद रखना, ये पूछे जा सकते हैं क्योंकि टीआरई इस टाइम पे टफ पेपर कर रहा है, और स्टेट में भी ठीक ठाक प्रश्न आते हैं। सेकंड पेपर अगर स्टेट का देते हैं तो वो ज़्यादा टफ पूछता है। फर्स्ट पेपर में आप लोग ग्रामर भी तैयार करके जाते हैं तो आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे 75 नंबर। ठीक है, सेकंड पेपर में 75 नंबर लाना थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि साहित्य पूछा जाता है ज़्यादा। आप सभी को हो सकता है कल परसों में कोई मार्कशीट दिखाएं जिसमें मेरे दोस्त के ही हैं 112 पॉइंट कुछ हैं नंबर हिंदी साहित्य में,
सेकंड पेपर में, सॉरी फर्स्ट पेपर में है, और सेकंड पेपर में उसके शायद 98 बन रहे थे, 4 नॉर्मलाइजेशन में घट गए, उसके 94 कुछ हो गए थे। तो वो दिखाएंगे आप सभी को। मेरे दोस्त की मार्कशीट है, उसको मैंने ही गाइड किया था कितने नंबर लाना है, तो उतने ही लाया। सिर्फ 15 दिन 20 दिन पढ़ा था, उसके बाद में इतने ही नंबर आ गए थे। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, और आप लोग सुरक्षित हाथों में आप लोग हिंदी साहित्य है, तो आप लोग 1 से 1.5 घंटा अगर देते हैं तो आप सभी का हिंदी साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। सिद्ध साहित्य से जुड़े विद्वान बेंडल, हरप्रसाद शास्त्री, राहुल शंकरत्यायन और मोहम्मद शहीदुल्लाह हैं। सिद्ध साहित्य से जुड़े विद्वान देख लीजिए, बेंडल, हरप्रसाद शास्त्री, राहुल शंकरत्यायन और मोहम्मद शाहिदुल्लाह। ठीक, आप लोग दोबारा इसलिए रिपीट कर देता हूँ, हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो जाए, उसके बाद में आप लोग कहीं गलत बोल गए। 2021 पीजीटी का प्रश्न है, लेटेस्ट प्रश्न समझ लीजिए। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? ठीक है, तो पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है, यह बताना है। तो शिव सिंह सेंगर ने माना है। इनको याद रखना, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रिपीट हो सकते हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं, ये मानते हैं नहीं, क्वेश्चंस में आ जाते हैं। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है पुष्य या पुंड को, दोनों में से आ जाए, या पुष्यदंत। हिंदी का प्रथम कवि माना किसने है? पुष्यदंत को, शिव सिंह सेंगर ने। और इनकी कृत एक है जिसे कहा जाता है साहित्य इतिहास, तो उनका है शिव सिंह सरोज। यह डायरेक्ट प्रश्न पूछा दिया जाता है वनडे एग्जाम में, तो धड़ल्ले से पूछा जाता है शिव सिंह सरोज किसकी रचना है? तो शिव सिंह सेंगर जी की रचना है। दोस्तों इन 46 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 46 नंबर प्रश्न है, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं। तो सबसे पुराने पुराने कौन है? एक तो सरहपा है, दूसरा है मच्छिंद्रनाथ। तो इनके में कहावत है शायद, वो कहावत है, भाग मच्छिंद्र गोरख आया है, यही तो होगी। तो डालना कमेंट बॉक्स में, तो सब लोग तो विद्वान तो होंगे ही जो लोग प्रीवियस ईयर पढ़ रहे होंगे। ठीक, भाग मच्छिंद्र गोरख आया है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपा, अच्छा मच्छिंद्र नाथ गए थे प्रचार प्रसार करने बौद्ध धर्म का, तो वहाँ पर क्या हुए, विलासिता में रम गए, तो इनको जगाने के लिए गोरखनाथ गए थे, तो कहा था भाग मच्छिंद्र गोरख आए तब ये जगे थे, तो फिर वापस आए थे। ऐसा कुछ कहानी है, तो आप लोग डालना थोड़ा कमेंट बॉक्स में, देखेंगे किसको किसको ये चीज़ पता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपा हैं, नाथों में सबसे पुराने मच्छिंद्र नाथ हैं। ठीक है, जिन्हें गोरखनाथ का गुरु माना जाता है, मच्छिंद्र नाथ को गोरखनाथ का गुरु माना जाता है। उत्तर प्रदेश चलो जी छोड़ दीजिए, याद रखना आप लोग, इसको थोड़ा डाउटफुल रहते हैं प्रश्न इससे। सरहपा और मच्छिंद्र नाथ में नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा, अब नाथ पंथ देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। क्या निकला है बताइए? नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। और नाथ पंथ आप सभी जानते ही, उत्तर प्रदेश के तो योगी आदित्यनाथ जी को जानते होंगे, गोरखनाथ जी को जानते होंगे। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है, असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश, असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का प्रश्न है। सोच लीजिए, ऐसे प्रश्न बनते हैं कि आप लोग हिलाए नहीं हिलेंगे आप सभी से। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट इंपॉर्टेंट होते हैं सारे, आप सभी इसको छोड़ नहीं सकते, आप लोग छोड़ना भी नहीं। 1-2 मिनट अगर आप सभी का लेट हो जाता है और 1 घंटा चैनल को देते हैं, तो आप सभी मस्ती में रहिए। आप सभी का हिंदी साहित्य पीजीटी हो, टीजीटी हो, 6 to 8 हो, आप सभी का निकल जाएगा। व्याकरण आप सभी का पैरेलल में स्टार्ट किया जाएगा, वो भी प्रैक्टिस सेट। जितना प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, उतना कहीं से आप लोगों को कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वह हिंदी साहित्य हो, चाहे आप सभी का व्याकरण हो। व्याकरण में आप सभी पढ़ चुके होंगे, हमको पता है कि आप सभी नोट्स ले चुके होंगे, नहीं ले चुके होंगे तो बताना कमेंट बॉक्स में, आप सभी को भेज दिया जाएगा फ्री ऑफ कास्ट। कुछ भी एक चीज़ नहीं लिया जाएगा, बुक भी पढ़नी है तो फ्री ऑफ कास्ट भेज दिया जाएगा। ठीक है, कुछ भी चीज़ें लीजिए, आप फ्री ऑफ कास्ट मिल जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। वस्तुतः नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला है। गोरखनाथ ने पतंजलि में उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन करते हैं। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला है। ठीक है, गोरखनाथ ने पतंजलि में उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखना। हम लोग कौन से प्रश्न पर चल रहे हैं, ये देख लीजिए, 47 नंबर प्रश्न पर। 48 नंबर प्रश्न पर पहुंचने वाले हैं।
तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं 48 नंबर प्रश्न पर। देख लीजिए 48 नंबर प्रश्न कौन सा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या बताया है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी बताया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना टफ नहीं है प्रश्न, यह किया जा सकता था, बस ये बॉक्स देखने की जरूरत पड़ती है आप सभी को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है। देख लीजिए, इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही है काल। अपभ्रंश का ही बढ़ाव है, ठीक है, बढ़ावा दिया जाता है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृत भाष हिंदी या अपभ्रंश कहा है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। तो अगर पूछा जाए सर्वप्रथम किसने कहा पुरानी हिंदी, सर्वप्रथम अपभ्रंश को किसने कहा, तो रामचंद्र शर्मा गुलेरी जी ने कहा है, ठीक। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को याद रखना। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। इन्होंने सरहपा, आगे दोस्तों है, इन्होंने सरहपा या सरहपाद को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने माना है, ठीक है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को माना है। अरे गलती हो गई यहाँ पर, पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो आज रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है, ठीक है। बस इतना याद रखना और कुछ नहीं याद रखना जरूरत है, बस यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर कहीं गलती हो जाए तो बाई मिस्टेक आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना, मुझसे भी हो सकती है मिस्टेक। 2019 का पूछा हुआ NVS प्रोक्ता प्रश्न है। प्रकृताभास हिंदी से आशय है, 49 नंबर प्रश्न है। तो अपभ्रंश, प्रकृताभास हिंदी से आशय है अपभ्रंश से, तो अपभ्रंश लगा के आना और प्रकृत ना लगा के आना, ठीक है। चलिए 50 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 50 नंबर प्रश्न पर आ गए। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रखा है, ठीक है। 10वीं से 14वीं शताब्दी, ऊपर आप लोगों ने एक्सप्लेन पढ़ा होगा वही है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। तो ये भी प्रश्न ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग। यह 2018 का प्रश्न है KVS प्रोक्ता का, ठीक है। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने किया है। चलिए दोस्तों 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? तो किसे किया है? राजा मुंज को स्वीकार किया है। तो यह 2003 का PGT का, ये 50 साल पुराने प्रश्न अगर होंगे तो रिपीट हो जाएगा। देख लीजिए BPSC PGT 2023 का प्रश्न है। पहली ताव न अनुहरय गोरी मुँह कमलस अधिठ्ठि पुन उन्नमयी पड़ी पहली चंदरस, ठीक है, छंदस। प्रस्तुत काव्य पंक्ति किस कवि की है यह बताना है आप सबकी। तो हेमचंद्र जी की हैं, हेमचंद्र जी की हैं। आप लोग इसको याद रखना क्योंकि अब रिपीट हो सकता है प्रश्न। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि अब बदल गया है आप सभी का थीम। अभी तक था पुरानी हिंदी, अब आ गया है आप सभी का हेमचंद्र जी। प्रबंध चिंतामणि से उद्धृत समस्या पूर्ति प्राकृत का है, ठीक। हेमचंद्र के ग्रंथ है, हेमचंद्र का ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि है। तो ये पूछा जा सकता है प्रबंध चिंतामणि किसका है? तो हेमचंद्र का है। समस्या पूर्ति प्रकृति का है। अब चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो दी हुई हैं पंक्तियाँ ये इंपॉर्टेंट है। हेमचंद की पंक्ति काव्य पंक्तियाँ हैं। भला हुआ जो मारिया बहड़ी म्यार कंतु, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पहली वाली है। रे मण करिस की आलड़ी आलड़ी विषय अच्छों दूर, ठीक है। आवहें जम्में अन्नय भी घोर सुदिज्जय कंतु, सिर जखंडे लोड़ी गली मड़ियड़ा नभीस, ठीक है। यह है इनकी
हेमचंद्र जी की पंक्तियाँ याद रखना। बाकी याद तो इतनी जल्दी नहीं हो सकती है, लेकिन 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। पीजीटी 2005 का प्रश्न है, ये वनडे एग्जाम्स में तो धड़ल्ले से आता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। चलिए, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है तो देख भी लेते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का प्रथम महाकवि भी कहा जाता है। ठीक है। पौमचर्यु, जिसे पौमचरित भी कहते हैं, इनके द्वारा ही रची गई है, लिखी गई है। ठीक है, तो इनकी कृत है पौमचर्यु स्वयंभू जी की। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है, ऊपर हम लोग देख चुके हैं। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के द्वारा महाभाष्य में किया गया। तो महाभाष्य ग्रंथ किसका है? पतंजलि के द्वारा, पतंजलि का है। और अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो पतंजलि के द्वारा किया गया है। और भरत मुनि ने अपभ्रंश के स्थान पर विभ्रष्ट अभिरोक्त शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये याद रखना। चलिए आगे ये देख लेते हैं, अपभ्रंश भाषा से जुड़े प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग चंड ने किया था। किसने किया था? चंड ने किया था भाषा के अर्थ में अपभ्रंश का सब प्रयोग। ठीक, चंड ने किया था। किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश को अड़ा अड़ा भाषा कहा है, अड़ा अड़ा भाषा कहा है। ठीक है, तो यह याद रखना, किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो यह भाषा कहा है। आचार्य दंडी अपभ्रंश को अभीर भाषा कहते हैं। तो यह पूछ लिया जाता है प्रश्न कि किस विद्वान ने अपभ्रंश को अभीर भाषा कहा है? तो दंडी ने कहा है। ठीक है, तो याद रखना, आप लोग बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे जितने ही आप लोग रट्टा मारेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, शायद 56 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं। तो शायद नहीं, 56 नंबर प्रश्न पर आ गए। या टीजीटी परीक्षा का, टीजीटी बीपीएससी टीआरई टीजीटी 2023 का प्रश्न पूछा गया प्रश्न, लेटेस्ट प्रश्न है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पूछ लिया जाएगा, तो स्वयंभू को कहा जाता है। आप लोगों को याद रखना, और यह प्रश्न बार बार रिपीटेड होगा। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीजीटी 2013 का प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो स्वयंभू है। तो आप सभी को ये पता हो गया होगा स्वयंभू है। चलिए, स्वयंभू की कृत का नाम क्या है? स्वयंभू की कृत का क्या नाम है? पौमचर्यु नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पौमचर्यु किसकी रचना है? आप सभी को बताना है। तो पौमचर्यु स्वयंभू की रचना है। चलिए दोस्तों, ये देख लेते हैं 61 नंबर पर। इनमें से किस ग्रंथ, एक अच्छा पैरा जो होता है ऐसा वाला, उसको पढ़ने के बाद में क्वेश्चन धड़ाधड़ हो जाते हैं, क्योंकि पैरा एक बार देता है तो उसके 10-5 प्रश्न तो दे ही देता है। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई या हो जाती हैं? तो पौमचर्यु में लिखा है। ठीक है, 2015 के वीएस का प्रश्न है। तो यह प्रश्न रिपीटेड हो सकता है, इंपॉर्टेंट है। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो सकते हैं? चलिए, तो पौमचर्यु में लिखा हुआ है। आगे दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं वो देख लीजिए, क्योंकि आप सभी के काम के हैं। पौमचर्यु कृत चरित काव्य है, क्या है? ये पूछ लिया जाएगा। पौमचर्यु स्वयंभू जो द्वारा रचित किया गया तो वो कैसा काव्य है? तो चरित काव्य है। यह 5 कांडों में विभक्त है। इसका कांड भी पूछ लिया जाएगा कि पौमचर्यु कितने कांडों में विभक्त है? तो 5 कांडों में। विद्याधर का, एक सेकेंड रुक जाइए दोस्तों, बैठते नहीं बन रहा था इसलिए कहा था, एक सेकंड रुक जाइए। पौमचर्यु स्वयंभू कृत चरित काव्य है। यह 5 कांडों में विभक्त है। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, देख लीजिए, विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तरकांड। ठीक है, 5 कांडों में विभक्त है, और यह कांड भी पूछे जा सकते हैं, तो आप सभी को याद होने चाहिए। स्वयंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन किया है। किसके प्रति? नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन किया है स्वयंभू ने, ये भी याद रखना। पूछ लिया जाएगा स्टेटमेंट में, फिर कहेंगे लोग कहीं से पूछ लिया गया, फिर बड़ा टफ बना दिया पेपर। पेपर नहीं टफ बनाता, पेपर रिपीटेड होता है, लेकिन आप लोगों को बारीकी से पढ़ना होता है। ठीक है, तो नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस युग से कैसा था? यह काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, लंका विजय के पश्चात सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी लाया जाता है। सीता के आगमन का एक और भव्य वातावरण, दूसरी ओर उस वातावरण से राम का ओझा व्यवहार। ठीक, ये सब चीज़ें दर्शाता है। चलिए, हालांकि ये इतनी जल्दी नहीं पूछा जाएगा, जब ज़्यादा ही टफ बनाएगा तभी पूछा जाएगा। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती हैं कि आज मैं अपने सतीत्व की पताका फहराऊंगी। आग यदि समर्थ हो तो मुझे जलाए, जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा? इस ग्रंथ में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही है, बाकी और कोई मतलब नहीं। 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, जो कि आप सभी का बीपीएससी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है 2023 में। स्वयंभू का रामायण को हिंदी का सबसे पुराना, सबसे उत्तम काव्य किसने माना है? देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लिया गया। तो राहुल सांकृत्यायन जी ने माना है। ठीक है, तो राहुल सांकृत्यायन जी ने माना है स्वयंभू का रामायण
अर्थात पवनचर्यू को। ठीक, सबसे पुराना सबसे उत्तम काव्य माना है। ठीक, चलिए आगे दोस्तों स्वयंभू की रचनाएं देख लेते हैं। स्वयंभू की रचनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि यह व्यक्तित्व ही इंपॉर्टेंट है। 50 प्रश्न इससे बन गए हैं तो अब इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा, है ना। वैसे तो पवनचर्यू क्या है, राम काव्य है। अब पूछा जा सकता है राम काव्य है, ठीक, और चरित काव्य भी है। ये सब चीज़ें याद रखना आप लोग। हरिवंश पुराण ऋठेणीम चर्यु जिसे कहते हैं। तो कृष्ण काव्य, कृष्ण काव्य है कौन सा, हरिवंश पुराण, जिसे ऋठेणीम चर्यु भी कहते हैं। तो ऋठेणीम चर्यु याद रखना क्योंकि यह नाम जरूर पूछा जा सकता है। पवनचर्यु को अपभ्रंश का आदि महाकाव्य कहा जाता है। पवनचर्यु को अपभ्रंश का आदि महाकाव्य कहा जाता है। किसका महाकाव्य, आदि महाकाव्य किसका, अपभ्रंश का। 63 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है। तो लौकिक चरित काव्य भविष्यत कहाँ माना जाता है। अब इसके बारे में अगर पढ़ लेंगे तो आप लोगों को 2017 जीएससी प्रवक्ता में पूछा गया प्रश्न है। अगर इसके बारे में पढ़ रहेंगे भविष्यत कहाँ के बारे में, तो आगे आने वाले 5 से 6 प्रश्न आप लोग ऐसे जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक, तो पढ़ लेते हैं इस बॉक्स को। लोकप्रिय व्यक्तित्व के चरित्र पर आधारित काव्यों के अतिरिक्त कई ऐसे चरित काव्य भी रचे गए हैं जिनमें कथानायक या तो काल्पनिक होता था अथवा किसी लोक कथा से लिया जाता था। इस श्रेणी में धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा, तो किसके द्वारा रचित किया है, धनपाल द्वारा रचित है। ठीक है, उल्लेखनीय है। चलिए दोस्तों, अपभ्रंश का भवभूत किसे कहा जाता है, यह बताना है आप सभी को। यह ऑप्शन मत देखिए, ऑप्शन देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देखना, आप ही के लिए है। नहीं होगा तो टिक लगा दिया जाएगा। आप जैसे प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, अभी तो घटना चक्र सीरीज चला रहे हैं, फिर प्रैक्टिस सेट इसी के पैरेलल में 1-2 दिन में चालू हो जाएगी। तो आप सभी को ये ऑप्शन थोड़ा ही मिलेगा, फिर आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंसर करना होगा। तो आप लोग इसको मत देखिए और बाकी जो है चीज़ें आंसर कीजिए। तो पुष्पदंत को कहा जाता है अपभ्रंश का भवभूत। चलिए दोस्तों, 64 नंबर प्रश्न हो गए। अब हम लोग पहुँचने वाले हैं 65 नंबर प्रश्न पर। आ जाओ, 65 नंबर प्रश्न हाजिर हुआ दोस्तों। 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है, यह बताना है। तो पुष्पदंत की नहीं है तो पवनचर्यु किसकी है, पवनचर्यु स्वयंभू की है। तो यह अगर याद होता तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पुष्पदंत की रचना देख लेते हैं। पुष्पदंत की रचना महापुराण है, जसहर चर्यु है और जसकुमार चर्यु है। ठीक है, तो यह अगर इस बार ऐसे प्रश्न बना है तो ऐसे प्रश्न बन जाएगा। तो पुष्पदंत की कौन सी रचना है, तो जय कुमार चर्यु, महापुराण, जसहर चर्यु और पवनचर्यु स्वयंभू की रचना है। ठीक है, चलिए पवनचर्यु पुष्पदंत की नहीं है, किसकी है, स्वयंभू जी की रचना है। ऊपर बहुत बार पढ़ चुके हैं। महापुराण के रचनाकार कौन है, पुष्पदंत हैं। चलिए आगे देख लेते हैं 66 नंबर प्रश्न। कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है, तो महापुराण नहीं है, स्वयंभू की नहीं है महापुराण। तो महापुराण है किसकी, तो पुष्पदंत की, किसकी, पुष्पदंत की है। ऊपर हम लोगों ने देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर प्रश्न देख लीजिए। महापुराण के रचनाकार कौन है, तो पुष्पदंत है। कौन है, पुष्पदंत है। पुष्पदंत कहो या पुष्पदंत कहो, महापुराण के रचनाकार हैं। 2016 देख लीजिए, ये कितना रिपीटेड प्रश्न है, टीजीटी 2016 का प्रश्न है। चलिए यहाँ देख लीजिए, ये एक्सप्लेन पढ़ने वाला है, आप लोग पढ़िए, ये 1 सेकंड का काम है, पढ़िए। अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत की रचनाएं महापुराण, जय कुमार चर्यु, जसहर चर्यु, ये 3 याद रखना, जसहर चर्यु, जय कुमार चर्यु, महापुराण पूछी जा सकती हैं। ठीक है, महापुराण में अनेक घटनाएं और चरित्र हैं। इसमें कवि ने 63 महापुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन किया। तो ये पूछ लिया जाएगा कि महापुराण में कितने महापुरुषों की जीवन चरित्र है, तो 63 महापुरुषों की है। प्रसंगवश इसमें राम कथा को भी स्थान मिला है। तो राम कथा को भी स्थान किस में मिला है, तो महापुराण में। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे, यह बताना है आप सभी को। तूतीय हिंद के नाम से जाने जाते थे। 68 नंबर प्रश्न है, तूतीय हिंद के नाम से जाने जाते थे अमीर खुसरो। दोस्तों चैनल को शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि आप जो मोटिवेशन देते रहेंगे सब्सक्राइब करने का और शेयर करने का, तो आपके भाई का भी थोड़ा मनोबल बढ़ेगा और हम लोग थोड़ा आगे भी चीज़ें और भी इम्प्रूव करके आप सभी के सामने लाएंगे। जैसे पीपीटी नहीं ला पा रहे हैं तो पीपीटी लाना स्टार्ट कर देंगे। आप सभी के प्रैक्टिस सेट धड़ल्ले से स्टार्ट हो जाएंगे। नोट्स जो आप सभी पेड बैचेस में खरीदते हैं उससे बेहतर नोट्स आप सभी को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और क्या चाहिए एक चैनल से, छोटे चैनल है भी, कितना छोटा चैनल आपके भाई का है, तो आप लोग समर्थ हैं शेयर करने में, और आप लोग समर्थ हैं सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में। तो आप लोग कर दीजिए, वो जो मेरे सामर्थ्य में होगा वो मैं करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो दोनों लोग मिलकर चीज़ें करेंगे तो अच्छे से हो जाएंगी। 68 नंबर प्रश्न है,
बाकी रही बात सिलेक्शन दिलाने की, तो ये वादा है 80 में से 75, ये लिख के ले लीजिए और जब रिजल्ट आएगा तो एक एक प्रश्न मिलवा देंगे कहाँ से कौन सा प्रश्न पूछा गया है। बुक से ही मिलवा देंगे हम लोग, क्योंकि बुक से ही डिस्कशन करने वाले हैं। सारी बुक्स डिस्कशन कर देंगे, चाहे वह प्रैक्टिस सेट का हो, चाहे नोट्स हालांकि अलग से होंगे, चाहे वह प्रीवियस ईयर हो। तो पीवाईक्यू तो हम लोग घटना चक्र की बुक देख ही रहे हैं, अगर आप लोग यह देख लेंगे तो कहीं से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 68 नंबर प्रश्न, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तो तूतिया हिंद नाम से जाने जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है, यह देख लेते हैं। अमीर खुसरो का नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो था। इनके पिता का नाम सैफुद्दीन था। इनका जन्म 1253 ईस्वी में वर्तमान कासगंज उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। इतना याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। वर्तमान में पटियाली कहाँ है? तो वर्तमान में पटियाली कासगंज जनपद में स्थित है। सूफी संप्रदाय के साधक तथा संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ठीक है, किसके शिष्य थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। या पूछा गया प्रश्न है, पूछ लिया जाएगा फिर से। औलिया, इन्हें तुर्क ए अल्लाह कहकर पुकारते थे। किसे? अमीर खुसरो जी को तुर्क ए अल्लाह कहकर पुकारते थे हजरत औलिया। ठीक है, खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है। ये प्रश्न 50 बार रिपीटेड है। मुख्य रूप से फारसी कवि थे। कौन से भाषा के थे? फारसी कवि थे। इन्हें तूतिया हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यह याद रखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों हम लोग आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ देख लीजिए, महत्वपूर्ण तथ्य और अमीर खुसरो के बारे में है, देख लीजिए क्योंकि यहीं से लास्ट हो जाएगा, फिर अमीर खुसरो पढ़ना नहीं पड़ेगा। ताजुल फतूह, तुगलकनामा और सरीन ओ खुसरो, लैला मजनू इन्होंने लिखी है। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं। फारसी काव्य शैली सभा के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली जिसे कहते हैं। जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो हैं। सभा के हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता पूछ लिया जाता है बार बार, तो फारसी काव्य शैली है, तो अमीर खुसरो इसके जन्मदाता हैं। दोस्तों अमीर खुसरो ने दिल्ली के 11 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। यह बार बार प्रश्न पूछा गया कि अमीर किस कवि ने, किस इतिहासकार ने 11 सुल्तानों का कार्यकाल देखा? तो अमीर खुसरो जी ने देखा है। 69 नंबर प्रश्न देख लीजिए, यूपी एलटी ग्रेड टीचर 2018 का प्रश्न है। तो हिंदी का प्रश्न कहीं से खोद कर निकाला जाए तो वो है, तो वो डिस्कशन किया जाएगा। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। कौन हूँ? तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। यह किसका कथन है? तो यह कथन किसका? अमीर खुसरो जी का कथन है। देख लीजिए, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसको पढ़कर आप लोगों को आनंद आने वाला है, क्योंकि अमीर खुसरो जी ने क्या कहा था? अमीर खुसरो ने कहा, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में भाषा में पूछो, मैं तुम्हें हिंदवी में अनुपम बातें बता सकूँगा, अच्छी अच्छी बातें बता सकूँगा। तो मनसदी किरानुस्सादैन में भी हिंदवी के संबंध में इसी प्रकार की उदात्त भावनाओं से भरपूर इनके उद्गार उपलब्ध हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों 70 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं और ये भी पीबीएससी पीजीटी 2023 का प्रश्न है। खुसरो की रचना है खलिक बारी, वस्तुता है। तो खलिक बारी क्या है? मनोरंजक परक रचना है। तो यह कहीं नहीं मिलेगा आप सभी को, प्रीवियस नया प्रश्न बनाया था बीपीएससी ने। तो खलिक बारी है मनोरंजन परक रचना। ठीक है, तो याद रखना अमीर खुसरो जी की है। एक्सप्लेन देख लेते हैं हम लोग। अमीर खुसरो की रचना खलिक बारी वस्तुतः कोश ग्रंथ है। क्या है? कोश ग्रंथ है, जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी के शब्द हैं। 237 शब्द अरबी और 475 हिंदी, 482 फारसी, 2 तुर्की के हैं। ये शब्द पर्यायवाची कोश के रूप में हैं। चलिए दोस्तों, कोश ग्रंथ है, यह देख लेना खलिक बारी। ठीक, खलिक बारी क्या है? कोश ग्रंथ है। यहाँ पर क्या दिया गया? यहाँ पर मैंने डी लगा दिया था, अरे यार सॉरी दोस्त, ई लगा दिया था, ई इसका होगा। ठीक है, खलिक बारी है क्या है? शब्दकोश है। दोस्तों माफ़ करना, गलती से नहीं देख पाए थोड़ा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। आप लोग आशा करते हैं क्षमा करेंगे। और दोस्तों यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि 71 नंबर प्रश्न से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। और 71 नंबर प्रश्न देख लीजिए, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं, तो कौन है? अमीर खुसरो हैं। यह प्रश्न दोबारा रिपीट होगा कल, और हम लोग हो सकता है 72 से स्टार्ट कर दें, लेकिन कल से फिर से कंटिन्यू सीरीज करेंगे। आप सभी के पार्ट्स चाहे जितने जाएँ, जितने भी सीरीज जाएँ, कोई बात नहीं। आदिकाल कंप्लीट होगा, फिर भक्ति काल आएगा, फिर गीत काल आएगा, फिर आप सभी का आधुनिक काल आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर चैनल को ना सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। 35 मिनट में आप सभी के 35 प्रश्न हो गए।
और ये बहुत अच्छी स्पीड है और बहुत अच्छी कंटेंट भी है, कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप सभी को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, अपने भाई का मनोबल बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।